अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, यूनिट नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन जो वर्ड है ये कहाँ से निकला, ग्रेविटी क्या होती है, तो बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटी के बारे में। तो ग्रेविटी के बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को पता है कि ग्रेविटी बेसिकली है क्या। ये काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि जो हमारे पास जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें सन है उसके लिए क्या कर रहे हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं ऑन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। ठीक है, वो अपने साथ मतलब क्यों कोलाइड नहीं कर रहे या वहाँ से फॉल आउट नहीं कर रहे, किसकी वजह से, ये ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी का बेसिक रोल ये है कि वो दो यूनिवर्स में यानी जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनको क्या करती है, वो अट्रैक्ट करेगी और उनको एक ऑर्बिट में मूव करवाएगी अराउंड द सन। तो ग्रेविटेशन हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ग्रेविटी जो है वो किसने डिस्कवर की। ठीक है, और फर्दर हम इसके जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और इनके ग्रेविटेशनल लॉ क्या है एंड फर्दर इसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो किसने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट थे दैट इज इसाक न्यूटन। उन्होंने इस चीज़ को ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। सो दैट साइंटिस्ट दैट नेम इसाक न्यूटन, ही वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। ठीक है, वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे इन सम इवनिंग इन 1665। ठीक है, तो उनको इस चीज़ की एक क्यूरियोसिटी थी कि प्लैनेट्स जो उनसे हैं वो सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इस बारे में सोच रहे थे। एंड ही वाज सिटिंग अंडर ट्री। तो क्या हुआ कि एक एप्पल जो है वो उनके सर पे आके गिरा दरख्त से। ठीक है, तो वहाँ से उनके जहन में आइडिया आया कि ये एप्पल जो सा है वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, नीचे की तरफ ही क्यों गिरा है। ठीक है, तो तब उनको इस चीज़ का आइडिया उन्होंने मिला और उस पर उन्होंने डिस्कवरी की कि जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन और जो ये एप्पल फॉल डाउन हुआ है इस पे भी कोई फोर्स एक्ट हो रही है। ठीक है, और जो प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रहे हैं उन पे भी एक फोर्स एक्ट हो रही है। तो उसने ये डिस्कवर किया कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं, सेम है। तो इस फोर्स का जो आइडिया दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो किसने दिया, इसाक न्यूटन ने। फिर इसी आइडिया के बेस पे उसने ये कंक्लूड किया कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या कर रही हैं, जो नहीं एवरीबडी यानी कोई भी चीज़ है वो दूसरी चीज़ को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो वो क्या है, बेसिकली किस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, वो एक फोर्स है जिसकी वजह से बॉडीज क्या कर रही हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं टुवर्ड्स ईच अदर। तो उस जो फोर्स का जो नाम दिया वो इस साइंटिस्ट ने क्या दिया, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। तो बेसिकली वो जो फोर्स है उसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और फर्दर जो है इसका आगे आ जाता है दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, लॉ जनरेट किया अबाउट दैट ग्रेविटेशन, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने फिर हमें लॉ पेश किया दैट इज द न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। सो अकॉर्डिंग टू इट्स लॉ एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। यानी कोई भी जो बॉडी है उसका जो मास है, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, यानी कोई भी दो बॉडीज का जो आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं उनका जो मास है वो डायरेक्ट, उनका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा टुवर्ड्स द फोर्स, और जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसका क्या इनवर्स रिलेशनशिप है विद द फोर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो मैसेज हैं। ठीक है, ये मास 1 है और ये मास 2 है। तो ये बेसिकली बॉडी 1 है और ये सेकंड बॉडी है। अब ये जो बॉडी है मास 1, ठीक है, ये थोड़ा क्या है, हैवी बॉडी है, और जबकि जो मास 2 है ये क्या है, स्मॉल, मतलब स्मॉल है ये। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ये वाली जो बॉडी है ये क्या कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है इस वाली बॉडी पर, और ये वाली बॉडी क्या कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है फर्स्ट वन पर। अब इन दोनों के बीच का जो इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है वो सेम है। ठीक है, और इसकी क्या आ रही है, ये है जी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पर। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी कि इसका जो सेंटर है यहाँ पर, जो इस बॉडी का सेंटर है, यहाँ से लेकर इस बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डी। तो हमारे पास फोर्स किसके इक्वल आ जाती है, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास इज इक्वल टू जी आ रहा है, बेसिकली हमारे पास ये रिलेशन यहाँ पर बनता है दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस हम जब प्रोपोर्शनैलिटी को फर्दर
चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू जी में, यानी जी यहाँ पे क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब अगर हम इस रिलेशनशिप को ड्राइव करते हैं तो ये कुछ यूं होगा कि हमारे पास जो फोर्स थी जो दो बॉडीज के बीच में थी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ रही है, डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है उसका प्रोडक्ट ऑफ द मास। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो फर्स्ट मास हमारे पास क्या था, m1, सेकंड क्या था, m2, ठीक है, इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। और सेकंड हमने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू आवर ग्रेविटेशनल लॉ के फोर्स जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी F इज इनवर्सली रिलेशनशिप आ जाएगा इसका 1/d², ठीक है। ये हमारे पास आ गए दो पॉइंट्स। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, फर्स्ट को और सेकंड को, तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास रिलेशनशिप आ रहा है ये क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ। अब इसमें जो हमारे पास ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हम चेंज कर देंगे इन आर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो इज इक्वल टू जी है ये क्या है, इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। जब कोई भी हमारे पास कांस्टेंट होता है तो बेसिकली इसकी क्या होती है, सम वैल्यू, ठीक है। जो भी कांस्टेंट होता है कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो अकॉर्डिंग टू आवर SI यूनिट सिस्टम ये जो हमारे पास G है इसकी क्या है, वैल्यू है, दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर, ये वाली जो है हमारे पास दिस वन, ये हमारे पास है G की वैल्यू, दैट इज 6.673 इंटू 10 रेज टू पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाती है जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। अब ये जो G की वैल्यू है ग्रेविटेशन फोर्स की, ये वराय नहीं करती, ठीक है, ये हर जगह पे क्या होगी, सेम होगी, ठीक हो गया। ये G की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी हर जगह पे। अब ये जो G की वैल्यू है ये क्या, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। अगर हम G की वैल्यू की देखें ना तो ये जो 6.67 है इन सम केजीज और जो इसकी एक्सपोनेंशियल पावर है, तो ये बहुत ही ज्यादा एक स्मॉल वैल्यू है फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की। इसीलिए जो अर्थ पे जितने भी मतलब के ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू सम फोर्स, तो उनकी जो वो हमें फील नहीं होती, वो फोर्स क्यों फील नहीं होती, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, निग्लिजिबल सी इसकी वैल्यू है, जिसकी वजह से ये फोर्स जो है वो हमें फील नहीं होती, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम मास ऑफ द अर्थ को देखें, ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास जो मास ऑफ द अर्थ है तो वो क्या है, वो बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पे उनको क्या कर रहा है, वो जिस फोर्स है उनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो फील नहीं होती। यानी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो कोई भी चीज जो सी है वो अर्थ पे ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टे नहीं कर सकती। अर्थ भी क्या बन जाए, एक स्पेस ही बन जाए, ठीक है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही जितनी भी चीजें हैं, इवन हर चीज जितनी भी हमारे अर्थ पे मौजूद है, वो किस वजह से स्टे की हुई अपनी जगह पे, इसी जी की वजह से, यानी इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसी तरह से अगर हम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये किसकी वजह से अर्थ पे स्टे किया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस अर्थ के बीच में और इस ऑब्जेक्ट के बीच में। मतलब हमने यहाँ पे अर्थ से एक ऑब्जेक्ट उठाया ना, ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो ये क्या आ जाता है, ये हमारे पास सारा प्रोडक्ट जो हमने पहले भी स्टडी किया था, जो मास 1 था, ठीक है, तो मास 1 क्या आ रहा है, मास ऑफ द अर्थ, और ये जो मास 2 है यानी एक ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कौन सी फोर्स आ रही है, यहाँ पर देखें ये कौन सी है, प्रोडक्ट ऑफ मैसेस की जो डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है इनका, ठीक है, यानी कि फोर्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है जब मास जो उनसे है वो उनका प्रोडक्ट है, और इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, दैट इज आर। तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा तो हमारे पास फोर्स क्या होगी, वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। डिस्टेंस अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट और अर्थ का जोन सा है वो इंक्रीज होता जाएगा तो फोर्स भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट उठाती हूँ, लाइक हम रॉकेट्स ले लेते हैं जो कि लॉन्च किए जाते हैं इन स्पेस या आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हैं इस तरह से, तो जब वो
उनको अर्थ के सेंटर से और इस सेंटर का, ठीक है, डिस्टेंस हम जब इंक्रीज करते जाते हैं फर्दर, पहले हमें क्या चाहिए होती है, एक फ्यूल और एनर्जी चाहिए होती है उसको अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कराने के लिए, ठीक है, हमें एक पावर चाहिए होती है उसको अगेंस्ट मूव कराने के लिए उस जी ग्रेविटेशनल फोर्स के। आफ्टर सम टाइम जब हम स्पेस की तरफ मूव करते जाते हैं, यानी कि हमारा जो इस बॉडी का जो सेंटर है वो और जो अर्थ का सेंटर है उसके बीच में गैप आता जाता है, डिस्टेंस, यानी कि आर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो एट सम पॉइंट अर्थ से बाहर जाने के बाद इन स्पेस क्या होता है कि वो जो फोर्स है एट सम पॉइंट क्या आएगा कि जो हमारे पास फोर्स है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, निग्लिजिबल हो जाएगी। डिस्टेंस बहुत इंक्रीज कर जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि वो बॉडी जो है वो अर्थ के साथ अट्रैक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है, और वो क्या करेगी, ग्रेविटी से आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इन स्पेस जो है वो रैंडम मूव करना शुरू कर देगा। मतलब वहां पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी, उसकी फोर्स की रेंज से बाहर हो जाएगी बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली फोर्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका ये पर्पस है कि वो बॉडीज को जो सा है वो फोर्स के अंदर, अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर जो है वो अर्थ के साथ स्टे कराते हैं, मूव कराते हैं। यहाँ पर इसका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का रिलेशन है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट द मास m1 attracts the mass m2 towards it with a force F, while mass m2 attracts m1 towards it with a force of the same magnitude but in opposite direction। यानी अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं उसमें हम ये चीज देख रहे हैं कि एक जो मास m1 है वो m2 को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और m2 क्या कर रहा है, m1 को अट्रैक्ट कर रहा है। अब मतलब ये भी अट्रैक्टिव फोर्स उस पर एग्जर्ट कर रहा है और ये भी, लेकिन अब क्या हो रहा है, दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। यानी ये अगर उस पर एग्जर्ट कर रहा है तो वो इन रिएक्शन इस पे एग्जर्ट कर रहा है फोर्स। तो ये कौन सा, हमने जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था उसमें क्या था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या चीज, यही चीज बताई जा रही है कि द एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज द consistent with the Newton third law of motion we state that for every reaction there is an equal but opposite direction। यानी कि ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है विद द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल नंबर 5.1 है, that is two lead spheres each of masses 100 kg are kept with their centers 1 meter apart. Find the gravitational force with which they will attract। यानी दो स्फेयर्स हैं जिनका मास है 100 kg, ठीक है, और उनके जो डिस्टेंस है यानी उनका जो बीच का d की वैल्यू है वो ये 1 मीटर। फाइंड हमने करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिंपल हम दोनों यानी मास 1 और मास 2 की वैल्यूज को 1000 kgs में लेंगे, डिस्टेंस की वैल्यू 1 मीटर है। हमारे पास ग्रेविटेशनल जो लॉ है उसके मुताबिक F इज इक्वल बाय टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर है। तो सिंपल हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। जी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, अभी हमने स्टडी किया कि जी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये 6.67, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम जी की पुट करेंगे यहाँ पे और मास की वैल्यूज पुट करेंगे। फर्दर हमारे पास डिस्टेंस मीटर्स में ही आएगा, तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6.673 इंटू 10⁵ न्यूटन। फोर्स हमारे पास किस में आएगी, न्यूटन में। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द स्फीयर्स इज 6.673 इंटू 10⁵ न्यूटन। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एग्जाम्पल 5.1 जो है वो सॉल्व हो गई है, ठीक है। इसमें हमने क्या फाइंड करना था, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सिंपल उन्होंने बताया कि आपने क्या फाइंड करना है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करना है। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। सो इट्स सो सिंपल।